हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हम आप अपने करंट अफेयर सीरीज में आज गया जी जिला है जो महत्वपूर्ण जिला है यूपीएससी के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और स्टैटिक्स के दृष्टिकोण से। तो हमारा प्रथम जो करंट अफेयर है वो यह है कि बोधगया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे लंबी या सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित किया गया। तो आप देखेंगे 100 फीट लंबी प्रतिमा है, यह 100 फीट लंबी प्रतिमा है और भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी प्रतिमा है या दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है। और इसको जो किस मुद्रा में बनाया गया है, तो इसको श्यान मुद्रा में बनाया गया है। भगवान बुद्ध की जो यह मूर्ति है वो श्यान मुद्रा में बना हुआ है और इसको महापरिनिर्वाण मुद्रा भी बोलते हैं, इसको महापरिनिर्वाण मुद्रा भी बोलते हैं। यह मूर्ति की लंबाई 100 फीट है, ऊंचाई 30 फीट है और चौड़ाई 24 फीट है। याद रखिएगा, मूर्ति की लंबाई 100 फीट है, ऊंचाई 30 फीट है और चौड़ाई 24 फीट होगी। और इसको कौन बनाए, ये भी सवाल आ सकता है कि भाई इस मूर्ति जो बन रहा है बोधगया में, जो शयन महापरिनिर्वाण मुद्रा में बन रहा है, शयन मुद्रा में बन रहा है, उसका निर्माता कौन है? तो उसका निर्माता कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार पिंटू पॉल है। उसका निर्माता कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार जो है मिंटू पॉल है। मिंटू पॉल उनका निर्माता है। और इसका जो निर्माण है वो कौन करवा रहा है? तो इसका निर्माण करवाता जो है वो देखेंगे कि बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो एक संस्था है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो मिंटू पाल है, जो कलकत्ता के मशहूर मूर्तिकार हैं। तो देखेंगे कि महापरिनिर्माण का क्या मतलब। महापरिनिर्माण बुद्ध की मृत्यु का सूचक है, उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्माण कहा गया है। और निर्माण का मतलब उनके ज्ञान हो जाने से तात्पर्य है, ठीक ना। तो देखें कि यह जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्माण यूपी के कुशीनगर में हुआ था, यूपी के कुशीनगर के मल्ल राज्य में हुआ था। और महापरिनिर्माण के दौरान भगवान बुद्ध जो है, जब उनका मृत्यु समीप आया था, आप इतिहास पढ़ते होंगे तो देखें कि वहाँ फूड पॉइजनिंग के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जब मृत्यु समीप आया था तो उनके शिष्य पास में बैठे हुए थे और सो गए थे और वहीं उन्होंने अंतिम प्रवचन भी दिया था और अंतिम बार अपने शिष्य को संबोधित किया था। और अप्पो दीपो भव एक वाक्य सुनते होंगे, उन्होंने इसका ज्ञान दिया था कि अपना दीपक स्वयं बनिए, किसी भी बाहरी सत्ता से, आंतरिक मोह से, माया से मुक्त होकर के फैसला और निर्णय लीजिए और सत्य के मार्ग पर आप स्वयं चल सकते हैं। तो अप्पो दीपो भव का मतलब यही है। चलिए अगला जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है गया जिला से देखते हैं कि गया जिला के पटवा टोली गाँव को IIT फैक्ट्री का नाम दिया गया। ये ईट फैक्ट्री नहीं, सॉरी, IIT फैक्ट्री है। तो देखें कि पटवा गांव है गया जिला में, उसको IIT फैक्ट्री का नाम दिया गया है, उसको IIT फैक्ट्री का नाम दिया गया है। और वहाँ लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे IIT पास कर चुके हैं। अभी तक उस गांव से, पटवा टोली जो गांव है उस गांव से 300 से ज़्यादा बच्चे IIT पास कर चुके हैं। और वहाँ IIT पास कराने में एक कोचिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है, उस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका नाम है वृक्ष नामक संस्था है, वृक्ष नामक संस्था है। और यह वृक्ष नामक जो संस्था है, जो पहले से IIT पास बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ के, उन्हीं के फंडिंग से संचालित है, उन्हीं की फंडिंग से संचालित है। तो यह काफ़ी बेहतर कार्य है जो प्रत्येक समाज को, गांव को करना चाहिए कि अपने आसपास के बच्चों को निःशुल्क, और यहाँ निःशुल्क पढ़ाया जाता है IIT के लिए। तो हम लोग को भी यह मिलकर काम करना चाहिए देश, राज्य और समाज के विकास के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला इसमें एक स्टैटिक्स हो जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको IIT बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखें कि भारत में अभी 23 IIT संस्थान है, पूरे भारत में भी 23 IIT संस्थान है। और IIT संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया जाता है। IIT संस्थान की स्थापना कौन करता है? भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और IIT देश के अंदर पहला IIT खड़गपुर में खुला था 1951 में देश में पहला IIT खुला था। और जो IIT संस्थान है यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। पहले बताते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा जो है केंद्र सरकार देता है, राज्य सरकार नहीं दे सकता है। राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान है उसकी दर्जा केंद्र सरकार देता है और वह संसद के एक पार्लियामेंट के एक एक्ट से दिया जाता है। तो IIT जो हमारे देश के अंदर संस्था है उसको भी राष्ट्रीय महत्व का दर्जा गया है। और उसका रेगुलेशन जो होता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के द्वारा यह विनियमित होता है IIT संस्था, प्लस राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी दिया गया है। और यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का अधीन। तो यह बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं होगी कि आपसे UPSC के PT में भी चाहे BPSC के PT में पूछा जा सकता है कि IIT के बारे में निम्न कथन पर विचार करिए। और वहाँ दिया जा सकता है कि मंत्रालय का नाम बदला जा सकता है, इसे गुरुवड़क रसायन मंत्रालय लिखा जा सकता है, चाहे उद्योग मंत्रालय लिखा जा सकता है। तो याद रखना है शिक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत शासित है और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसको इसी एक्ट से प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि गया में सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोला गया है। गया में सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोला गया है। यहाँ महिला कर्मचारी ही पूरा के पूरा होंगे
और यह गया में खोला गया। कौन बैंक खोला है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कौन बैंक खोला है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खोला है। और ये किस परिसर में खोला गया है? तो अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के परिसर में खोला गया। अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज है एक, उसी के परिसर में खोला गया है। और किस बैंक की यह शाखा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, गया में बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला का नींव रखा गया है। गया में बिहार की सबसे बड़ी जो धर्मशाला है उसका नींव रखा गया है। तो देखें कि गया में बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला का नींव रखा गया है। और इसका जो शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। और यह देश का सबसे बड़ा धर्मशाला होगा। देश का सबसे बड़ा धर्मशाला होगा। यह देश का सबसे बड़ा धर्मशाला, याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा धर्मशाला गया में खुल रहा है। और 1080 बिस्तरों वाली होगी, 1080 बिस्तरों वाली होगी। अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो हमारा करंट अफेयर है कि राज्य का पहला रबर डैम फाल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। राज्य का पहला रबर डैम फाल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। फाल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। और इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। यह 411 मीटर लंबा होगा, 411 मीटर लंबा होगा और 3 मीटर ऊंचा होगा। तो यह डैम जो बन रहा है, रबर डैम जो बन रहा है, यह 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा होगा। यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। याद रखिएगा राज्य का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। यह फाल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा सकता है, फाल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। या एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि देश का पहला रबर डैम कहाँ बना था? तो देश का पहला रबर डैम आंध्र प्रदेश में बना था। देश का पहला रबर डैम कहाँ बना था? आंध्र प्रदेश में बना था। देखिए ये पुराना फैक्ट है कि बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र किस जिला में है? तो बोधगया में है, यानी गया जिला में है। अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? गया जिला में है, ये बोधगया में है। 145 करोड़ की लागत से बना है। और इसका निर्माण बिहार सरकार के भवन विभाग द्वारा किया गया है। इसका निर्माण बिहार सरकार के भवन निर्माण द्वारा किया गया है। तो ये इंटरनेशनल जो महाबोधि कल्चरल कन्वेंशन सेंटर है, आप जाएंगे कन्वेंशन सेंटर देखेंगे तो यह बोधगया में है। और जब आप बीपीएससी पास करेंगे तो पहला बार आप लोगों का स्वागत इसी, जैसे हम लोग पास किए जैसे 67 बीपीएससी, तो पहला बार और आखिरी बार यही सारे अधिकारियों का मिलन होता है। यह कंबाइंड सभी लोग एक साथ मिलते हैं और फिर यहाँ पहला संबोधन होता है विपाट के द्वारा। जो भी विद्यार्थी चयनित होकर जाता है तो यह जिसको पहली बार हम लोग सब यहाँ मिलते हैं और आखिरी बार भी जब विपाट से हम लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ एक बार आयोजन होता है और सभी को संबोधित किया जाता है, सारे विद्यार्थियों को। ठीक है, तो आप लोग भी अगर पास करते हैं तो निश्चित तौर पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में जाने का मौका मिलेगा। और यह जो सांस्कृतिक केंद्र है, यह कन्वेंशन सेंटर देखेंगे तो यहाँ 2 ऑडिटोरियम है और बहुत बड़ा और आधुनिक तकनीक से लैस है, पूरा आधुनिक तकनीक से लैस है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बोधगया में बिहार का पहला सब रीजनल साइंस सेंटर खोला गया है। बोधगया में बिहार का पहला सब रीजनल साइंस सेंटर खोला गया है। तो यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों का 50% योगदान से खोला गया है। यानी कि जो सब रीजनल साइंस सेंटर गया में खोला गया उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की योगदान है। और यह विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना है और विज्ञान में प्रयोग, इनोवेशन, साइंस रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस करना है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। तो अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता गलियारा से गया को जोड़ा गया है। तो गया के डोभी प्रखंड को इससे यह गलियारा गुजरेगी। यह गलियारा गया के डोभी प्रखंड से गुजरेगी और गया जिले का 1650 एकड़ भूमि को इस गलियारा से जोड़ा गया है। 650 एकड़ भूमि को इस गलियारा से जोड़ा गया है। हमारा स्टैटिक्स प्रश्न यहाँ होता है कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा है, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा, उसके बारे में थोड़ा आता है। तो यह अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के दानकुनी तक है। यह पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के दानकुनी तक है और इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर का है। यह कॉरिडोर की लंबाई कितना है? 1839 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यह 7 राज्यों से होकर गुजरेगी। यह कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 7 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार है। जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। और बिहार के कहाँ से गुजरेगी, किस जिला से गुजरेगी? तो गया से गुजरेगी, गया के डोभी प्रखंड से गुजरेगी। और इसका निर्माण जो है, इस औद्योगिक गलियारा का कॉरिडोर का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर है कि राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया में स्थापित किया जा रहा है।
यह राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क है। यह राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क है और इसके घोषणा जो है इसी साल जो बजट है 2024-25 की भारत सरकार का उसमें किया गया है। और यह अमृतसर औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ एक पार्क बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और उस इंडस्ट्रियल पार्क को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी कहा जाएगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी कहा जाएगा। तो आपसे यह सवाल आ सकता है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बिहार में कहाँ खुल रहा है या कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गया के डोभी प्रखंड में बनाया जा रहा है। यह लगभग 340 करोड़ का खर्च होगा। यहाँ 1670 एकड़ भूमि में फैला होगा। यह राज्य का पहला औद्योगिक पार्क होगा। यह राज्य का पहला औद्योगिक पार्क होगा। यह राज्य का पहला औद्योगिक पार्क होगा। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वह है कि बिहार का पहला नगर वन गया में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला नगर वन कहाँ बनाया जा रहा है? गया में बनाया जा रहा है। तो गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर यह नगर वन बनाया जा रहा है। गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर यह नगर वन बनाया जा रहा है और इस नगर वन को बनाने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों खर्च करेगी। नगर वन को बनाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खर्च करेगी। और CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का भी इस्तेमाल इस नगर वन को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे यहाँ स्टैटिक्स प्रश्न आता है कि ब्रह्मयोनी पर्वत के बारे में जान लेते हैं। तो गया में 3 महत्वपूर्ण पर्वत है। आप याद रखिएगा, गया में 3 महत्वपूर्ण पर्वत है जो हमेशा चर्चा में रहता है और BPSC के प्रश्न में, UPSC के PT में यह आ सकता है कि गया में 3 महत्वपूर्ण पर्वत कौन है? तो हम बता देते हैं। रामशिला पर्वत है, प्रेतशिला पर्वत है, ब्रह्मयोनी पर्वत है। आपसे यह दे सकता है कि रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी पर्वत किस जिला में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया जिला। ब्रह्मयोनी पर्वत पर ब्रह्मयोनी और मैत्रेयनी नाम की 2 प्राचीन गुफा भी है। तो ब्रह्मयोनी एवं मैत्रेयनी नाम की प्राचीन गुफा कहाँ है? तो ब्रह्मयोनी पर्वत पर है। और ब्रह्मयोनी पर्वत पर एक ब्रह्मयोनी मंदिर भी है जहाँ जो नीचे से ऊपर 424 सीढ़ियों को चढ़ के जाना पड़ता है। चलिए अब अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा है कि बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बांस गार्डन बनाया जाएगा। तो महाबोधि जो कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि कन्वेंशन सेंटर जो बोधगया में है, वह बांस गार्डन, बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा और यह राज्य का पहला बांस गार्डन होगा। राज्य का पहला बांस गार्डन होगा और बांस की कई प्रजातियों का वहाँ कलात्मक तरीके से उसका स्थापित किया जाएगा। बांस की कई प्रजातियों को उस गार्डन में स्थापित किया जाएगा और कलात्मक तरीके से होगा। भारत का पहला बांस गार्डन महाराष्ट्र के अमरावती में बनाया गया था। भारत का पहला बांस गार्डन महाराष्ट्र के अमरावती में बनाया गया था। तो यह स्टैटिक्स बांस वृक्ष के बारे में आ जाता है। तो अभी जो इसका स्टेटस है, पहले देखिए कि बांस को ना वृक्ष माना गया था, यानी कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के में पहले बांस को पेड़ के रूप में, पेड़ के श्रेणी में रखा गया था, जिससे दिक्कत होता था किसानी को। अगर किसान उसको काटता था तो पहले उसको राज्य के वन विभाग से अनुमति लेना पड़ता था, जिससे उसके व्यापार में, बिजनेस में बहुत दिक्कत होती थी और एक बहुत बड़ा रोजगार से लोग वंचित हो जाते थे। इसीलिए 2018-19 के करीब भारतीय सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, ताकि बांस को काटने के लिए, उगाने के लिए, उसको कहीं दूर ले जाने, आवागमन के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि बांस का व्यापार बढ़ पाए। चलिए दोस्तों, हमारा गया जिला का करंट अफेयर था और स्टैटिक्स पोर्शन था। चलिए आप लोग अच्छा तैयारी करते रहिए और जरूर इस परीक्षा को पास करिए। थैंक यू, बाय।